हेलो एवरीवन, दिस इज निभा एंड वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। और ये जो पेपर है ये 7 जुलाई 2024 का है। चूँकि आपका पेपर जुलाई में होने वाला है, इसलिए इन प्रश्नों को देख करके आपको एक अंदाज़ा तो लग ही जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करना। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं ऑलरेडी मैंने सिलेबस में कवर किया है। अगर आपको सीटेट का सिलेबस नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर जो भी सिलेबस दिया गया है वही सिलेबस है और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। फर्स्ट ऑप्शन है मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत में। तो प्रगतिशील शिक्षा आखिर होता क्या है और बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा आपको ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये जो शिक्षा होता है ये व्यवहारिक अधिगम पर बल देता है, जहाँ छात्रों को अपनी समझ बनाने में सक्षम बनाया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। और इसके अलावा रचनावादी सिद्धांत के साथ ये संरेखित होती है जो बताता है कि सीखने वाले अनुभवों और चिंतनों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, बच्चों के दृष्टिकोण को महत्व देता है और अन्वेषण, जांच व सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा। तो इसमें अगर हम ऑप्शन को देखें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो गया क्या? उत्तर हो गया हमारा ऑप्शन 3। हम 3 ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब कब होती है? यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है और यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। तो यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कब होता है। तो ये आपको ऑप्शन बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ऑप्शन होगा कि कक्षा में छात्रों को दी गई जो प्रतिक्रिया होती है वो सबसे प्रभावी तब होती है जब यह शिक्षण गतिविधि के दौरान और उसके बाद होती है। यह दृष्टिकोण समय पर और निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करता है जिससे छात्रों को वास्तविक समय में उनकी प्रगति और सुधार के क्षेत्रों को समझने में क्या होता है, सहायता मिलती है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान जो मुद्दे होते हैं उसको संबोधित करके और ताकतों को मजबूत करके छात्र अपनी रणनीतियों को समायोजित कर सकते हैं और अपनी समझ को क्या कर सकते हैं, गहरा कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा यह हो जाएगा क्या? ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर सेकेंड विल बी राइट आंसर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण से। और इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे पेपर में, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चाहे आप सीडीपी का हो या फिर पेडागोजिकल क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है कि आपको पेडागोजी की समझ होनी चाहिए। इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि आप बेसिक चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकें। और इसके लिए क्या करना है, थ्योरी पढ़ना ही है और इसके अलावा प्रश्नों की प्रैक्टिस लगातार करनी है। अभिकथन कह रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। कारण दिया है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही है, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सेकेंड है ए और आर, यानी अभिकथन कारण दोनों सही है परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न को पढ़ लिया। अब इस हिसाब से देखिए जो हमारा अभिकथन है ना
कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व और पुरुषत्व की जो परंपराओं का पालन करने के लिए जो दबाव है वो बिल्कुल बढ़ता है। सही बात है ये, लेकिन यहाँ पर जो कारण दिया है जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है, तो ये गलत है। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो जो ये जेंडर है वो एक भूमिका निभाते हैं। जेंडर और जेंडर की भूमिकाएं मुख्य रूप से सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव से आकार लेती है। ठीक है, तो ये इसलिए कारण गलत होगा, तो ऑप्शन जो है हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनीता एक 12 वर्षीय, यहाँ पर 12 वर्षीय होगा, लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं। वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। अब सुनीता यहाँ पर 12 वर्षीय एक लड़की है जिसके अंदर संगीतीय क्षमता बहुत अच्छी है और उसके माता पिता भी जो है निपुण गायक है, मतलब एक अच्छे गायक हैं, और वे सुनीता को अपनी आवाज़ और साथ ही और अधिक प्रशिक्षित होने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में यानी म्यूजिक क्लास में भेज रही है। तो सुनीता की जो ये क्षमता है वो संभावित रूप से किन कारकों की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखिए यहाँ पर दिया है वृद्धि और परिपक्वता, दूसरा है पोषण और अनुशासन, तीसरा है आनुवांशिकता और वातावरण, और चौथा है लैंगिक पहचान और आनुवांशिक संरचना। तो ये किसके कारण हो सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है आनुवांशिकता और वातावरण के कारण। सो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो संवेदनशील अवधि की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है उत्पत्ति मूलक कारक है, मानव जाति कारक, या फिर पर्यावरणीय कारक, या वंशानुगत कारक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि है जिसके दौरान कुछ जो है पर्यावरण कारक सामान्य विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। संवेदनशील अवधि के दौरान विशिष्ट कौशल या क्षमताओं के इष्टतम विकास के लिए पर्यावरणीय कारकों जैसे कि अनुभव, अंतःक्रिया का क्या होता है, प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक भाषा प्रदर्शन महत्वपूर्ण है, और ये संवेदनशील अवधि विभिन्न विकासात्मक क्षेत्र के लिए भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग हो सकती है। सो यहाँ पर अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी पर्यावरणीय कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मकता चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होगा। तो पहला ऑप्शन है केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। दूसरा है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। सो हतोत्साहित हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन यहीं पे कट गया। दूसरा है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हों। चौथा ऑप्शन है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती हो। क्या बचना चाहिए ऐसे सवालों से। सो यहाँ पर विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन का मतलब ये हो गया लाभ हानि सब चीज़ उनको आना चाहिए यहाँ पर, ऐसे थिंकिंग जो है डेवलप करने के लिए। तो सो यहाँ पर क्या होना चाहिए ऑप्शन। सो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके थर्ड होने चाहिए कि ऐसे सवाल देने चाहिए जिसमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होती हों। तो थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक शिक्षिका स्वयं से पूछती है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनके वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि भाषाई बुद्धिमत्ता होना चाहिए, इसके बाद दूसरा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता होना चाहिए, तीसरा है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता होना चाहिए, और चौथा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता होना चाहिए। अगर आपको बुद्धि के 8 प्रकार के बारे में जानना है तो मैंने छोटा सा वीडियो, एक 8 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैंने बताया है। उसी के अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उसको पढ़ लेंगे तो बुद्धि ये कितने प्रकार के होते, कौन सी बुद्धि किसके लिए ज़रूरी होता है वो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए कि एक शिक्षिका है स्वयं से पूछ रही है कि मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान करूं जिसमें छात्रों के पर्यावरण में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं
उसका वर्गीकरण करने और उन वर्गीकरणों के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। सो यहाँ पर कौन सी बुद्धि की बात की जा रही है, यानी कौन सी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर शिक्षिका क्या चाह रही है कि कौन सी बुद्धिमत्ता जो है बढ़े। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी शिक्षिका प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। प्राकृतिक बुद्धिमत्ता क्या होता है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता में पर्यावरण में वस्तुओं को, घटनाओं को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करने की क्षमता जो है वो शामिल होती है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण योजनाओं का विश्लेषण करने के लिए अनुभव प्रदान करके शिक्षक प्राकृतिक दुनिया को समझने और उसके साथ बातचीत करने से जो संबंधित कौशल है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। भाषाई बुद्धिमत्ता भाषा का प्रभाव ढंग से उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है और जिसमें पढ़ने, लिखने और बोलने जैसे कौशल आदि आते हैं। वहीं पर अगर बात करें अंतर व्यक्तिक बुद्धिमत्ता, तो दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने और बातचीत करने से संबंधित है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता में गतिविधियों के लिए अपने शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना शामिल है, जैसे नृत्य, खेल या हाथों के काम आदि। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? 3। तो 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारत प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं। पहला ऑप्शन है, यह प्रायः योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा है, यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। तीसरा है, यह प्रायः योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बाहरी अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा से क्या अभिप्राय है? मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए, जैसे आपने देखा कि आपके फ्रेंड यानी आपके दोस्त या फिर आपके कज़न में किसी की नौकरी लग गई, वो टीचर बन गया, तो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलता है कि मैं भी अच्छे से तैयारी करूँ और मैं भी इस बार एग्ज़ाम पास कर जाऊँ, मैं भी टीचर बन जाऊँ, सरकारी जॉब ले लूँ। और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है कि आपके आसपास का जो माहौल है, सबको जो नौकरी चाहिए आपको वो नहीं चाहिए, आपको अंदर से मोटिवेशन आ रही है। मतलब आप बाहरी मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, आपको अंदर से चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो ये होता है आंतरिक मोटिवेशन। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, यानी कि यह प्रायः योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? पहला है व्यक्तित्व विकास, फिर दूसरा है भावनात्मक विकास, तीसरा है मनोसामाजिक विकास, चौथा क्या है? संज्ञानात्मक विकास। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से? सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर मनोसामाजिक विकास। ठीक है, तो भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता मिलकर मनोसामाजिक विकास का निर्माण करते हैं। मनोसामाजिक विकास में किसी व्यक्ति के पूरे जीवन में भावनात्मक, व्यक्तित्व लक्षण और सामाजिक संबंधों में जो परिवर्तन और स्थिरता जो है वो शामिल होती है। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों के बीच का परस्पर प्रभाव शामिल होता है, जो यह बताता है कि व्यक्ति इन क्षेत्रों में कैसे विकसित होते हैं और अनुकूलन करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, सो मनोसामाजिक विकास। नेक्स्ट है कि छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है सुविचारित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा है विभेदित, चौथा है मानकीकृत। सो यहाँ पर आपको दिया गया है कोट में आंसर, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर दिया है सुविचारित। तो सबसे पहले देखिए, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण एक शिक्षा शास्त्र या शिक्षण दृष्टिकोण है जो छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
अनुभवों और दृष्टिकोणों को स्वीकार करता है और उनका जश्न मनाता है। सुविचारित से मतलब क्या है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण में छात्रों की विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पहचानने और संबोधित करने के लिए सुविचारित रणनीति शामिल होती है। अनुकूलित अनुकूलित का मतलब है कि इसके लिए विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण विधियों और सामग्रियों को अपनाने की आवश्यकता होती है। विभेदित का मतलब क्या है, इसमें विभिन्न शिक्षण शैलियों, आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को समायोजित करने के लिए निर्देशों में अंतर करना यहाँ पर शामिल है। सो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए हमारा क्या, थर्ड होना चाहिए, पहला, दूसरा यहाँ पर और तीसरा, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। सो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर 3 भी होगा, यानी यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही वर्णन करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया CDP के पेपर 2 के लिए। चाहे आप पेपर 1 देख रहे हैं, पेपर 2 देख रहे हैं, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये है पेपर 2 के क्वेश्चन। और अगर आप और भी सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।